हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नए टारगेट्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं सीबीडी में। तो सीबीडी क्या है, और सीबीडी की अभी आपको पता हो तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 जो है, COP 15 जो है वो चल रही थी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, काफ़ी प्रिंट मीडिया ने भी इसको कवर किया है, न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसको शुरू करने से मैं बता दूं कि आपके स्टार्टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टेक में जहाँ पे आप इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे पहले आप नगोया प्रोटोकॉल, आईची टारगेट्स पढ़ते थे। अब आईची टारगेट्स 2020 में जो हैं वो एक्सपायर हो गए, और आईची टारगेट्स आप कह सकते हैं कि काफ़ी अनसक्सेसफुल रहे, कि वहाँ पे जो भी टारगेट्स हमने रखे थे उनको कोई भी देश पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उनको एक फेलियर ही मानते हैं हम। तो उसको कंटिन्यू करते हुए ये टारगेट्स, अब नए कुछ टारगेट्स जो हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नए टारगेट्स कुछ देश लेके आए हैं जिन्होंने इनको एक्सेप्ट भी किया है। क्या चेंज है इस टारगेट में, क्या नए टारगेट्स ऐड किए गए हैं, ये हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। तो अगर आपका स्टैटिक का सिलेबस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट है तो अपने नोट्स को यहाँ पे अपडेट कर लें। अदरवाइज अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। रिसेंटली मेरा कोर्स 2 क्लासेस और बची हैं, कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। देन यू कैन अपडेट योर नोट्स ऑल्सो। नाउ सी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। तो CBD आपकी इसी तरह की एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस का एक अग्रीमेंट है। इस अग्रीमेंट में इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है, तो व्हेन आई से बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब है जो जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर तरह के वो आपकी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, जितनी भी वेराइटी है, तो उनको हमको कंजर्व करना है, सस्टेनेबली यूज करना है। अब हमको बायोडाइवर्सिटी यूज तो करनी पड़ती है, क्यों? अगर आप वुड यूज कर रहे हैं तो क्या बायोडाइवर्सिटी से ही सर्विस ले रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप वुड को बिल्कुल इस तरीके से यूज करें कि इतना डिफॉरेस्ट्रेशन कर दें कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए। सस्टेनेबल तरीके से यूज करने का मतलब एक बैलेंस्ड वे में नेचर खुद को रिप्लेनिश कर पाए, आपके फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वुड यूज करने को बची रहे। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल यूज। अब यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी मॉन्ट्रियल में, ये चल रहा था, 188 कंट्रीज हैं, 196 मेंबर गवर्नमेंट में से, जिन्होंने ये जो नया फ्रेमवर्क है उसको एक्सेप्ट किया है कि हम बायोलॉजिकल स्पीशीज को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम करेंगे। एक नया फ्रेमवर्क जो है वो अडॉप्ट किया है, उसके लिए अग्री किया है। ये जो गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली इनको यहाँ पे US और वियतनाम में भी सपोर्ट किया है, ऑल दो ये दोनों इस कन्वेंशन के पार्टी नहीं हैं। अब कनमिंग या कुनमिंग आप कह लीजिए, ये चाइना में है, जहाँ पे फर्स्ट हाफ इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का हुआ। तो वहाँ पे GBF शॉर्ट में कहा जा रहा है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वहाँ पे अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे मेजर 4 गोल्स इन्होंने रखे हैं, 4 गोल्स, और 2050 तक रखे हैं, 2050 तक। इन 4 गोल्स में 23 टारगेट्स आते हैं जो कि 2030 तक के लिए रखे गए हैं। 4 गोल्स हैं, बड़े गोल्स, जो आपके 2050 तक हैं, उनमें से 23 टारगेट्स हैं जो 2030 तक रखे गए हैं, ताकि जो बची हुई बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि बची हुई एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बायोडाइवर्सिटी का बहुत सारा नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो अब हम चाहते हैं कि हम उसको रिस्टोर करें। तो बोल रहे हैं जो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाना है, प्लस 30% डिग्रेडेड जो आपका एरिया है, चाहे वो लैंड पे है, वाटर पे है, कोस्टल एरिया है, मरीन इकोसिस्टम है, जो खराब हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, हम उसको रिस्टोर भी करना चाहेंगे। इन टारगेट्स में उनका रिस्टोरेशन भी करना है। सो इस तरह के टारगेट्स, ये ओवरव्यू है जो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किए हैं। नाउ सी दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल GBF, ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो ये आपका 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जहाँ पे ये GBF को अडॉप्ट किया गया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यू शुड नो 4 गोल्स, 23 टारगेट्स जिनको अचीव करना है 2030 तक। UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कनाडा मॉन्ट्रियल में फाइनली खत्म हो चुकी है। पहला पार्ट इसका चाइना कुनमिंग में हुआ, जहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस के बारे में बातचीत हुई, और वहाँ पे जो इन्होंने डिक्लेरेशन दिया उसको हम कुनमिंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। सो यू शुड नो दिस इज कुनमिंग डिक्लेरेशन, जो ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। तो
व्हाट इज दिस? ये एक नेचर के साथ हमारा समझौता है, शांति का समझौता। इसको ऐसा क्यों कहा गया है, पीस पैक्ट विद नेचर? क्योंकि ह्यूमंस बहुत बुरी तरह इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो हम अब नेचर को बोल रहे हैं ओके, वी आर प्रॉमिसिंग कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन यहाँ पे लिया गया है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं 30/30, तो आप देख सकते हैं कि सो कॉल 30/30 एक प्लेज है। ये 30 किसके लिए? 30% के लिए, कि जो लैंड डिग्रेड हो चुका है 30% लैंड को हम रिस्टोर करेंगे 2030 तक, इसलिए इसको 30/30 कहा गया है। फिर इंडिजिनियस राइट्स, जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा बताती हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू इज कि कभी भी आपको जब वे फॉरवर्ड लिखना है तो आपको हमेशा कम्युनिटी के बारे में लिखना है, कि हम कभी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंडिजिनियस राइट्स जो हैं उनको एड्रेस किया गया है कि लोगों के पास राइट्स रहेंगे, जो लैंड वो यूज कर रहे हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि मास एविक्शंस ना हो। फिर इन इंडिजिनियस राइट्स के बाद फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बायोडाइवर्सिटी को तब तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास फंड्स नहीं हैं। तो आपको पैसे भी चाहिए ना हर कंजर्वेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट में यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि जो अमीर देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, वो एटलीस्ट $20 बिलियन हर साल 2025 तक वो कंट्रीज़ को देंगे, एटलीस्ट $30 बिलियन बाय 2030, कि वो अपना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ, ताकि वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा सकें। ऐसा क्यों? देखिए, इंडिया ने भी यहाँ पे स्टैंड लिया है कि बहुत ज़्यादा बर्डन जो है इन्वायरमेंट को सेव करने का वो डेवलपिंग देशों में आ रहा है। अब हिस्टोरिकल ब्लंडर्स अगर आप देखेंगे तो वो डेवलप्ड देशों ने किए हैं, लेकिन आज आप सारा बर्डन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे डाल रहे हो। तो अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ पे बर्डन डाल रहे हो तो आपको उनको पैसा भी तो देना है, या तो फंड्स दो या तो टेक्नोलॉजी दो, हेल्प दोज कंट्रीज़ कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएँ। सो दिस इज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिकोडिंग 23 टारगेट्स। तो यहाँ पे 23 टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो पूरी यहाँ पे बात की गई है 23 टारगेट्स में यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। तो आप बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है, जो डिग्रेड हो गया उसको रिस्टोर करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है, जो एरियाज़ आपके ख़राब हो चुके हैं उनको कंजर्वेशन के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाना है, वाइल्ड स्पीशीज़ को बचाना है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ को रोकना है, उनको टैकल करना है, पोल्यूशन को रोकना है, क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ना है। सो ये है बायोडाइवर्सिटी की तरफ थ्रेट्स जिनके लिए ये टारगेट्स रखे गए हैं। फिर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स थ्रू सस्टेनेबल यूज़, तो मतलब ह्यूमंस को भी सर्व करना है। तो यहाँ पे ये क्यों रखा गया है, इसी को हम सस्टेनेबल यूज़ कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि वाइल्ड स्पीशीज़ की ज़रूरत ह्यूमन बींग्स को नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली ह्यूमंस को वाइल्ड स्पीशीज़ से बहुत बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स आपके मेडिसिनल वैल्यू के हैं, तो हम लोग डिपेंडेंट हैं बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन हमको उसको सस्टेनेबली यूज़ करना है। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, हैंडलिंग नेचर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बायोडाइवर्सिटी इन अर्बन फैब्रिक, तो मतलब जिस तरह से शहर इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्वालिटी, कनेक्टिविटी, बेनिफिट्स जो हैं ग्रीन या ब्लू स्पेसेस का, वो इन डेंसली एरियाज में भी पहुंचना चाहिए। शेयरिंग जेनेटिक रिसोर्सेज, तो इसके लिए प्रॉपर लीगल पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आपके पास होने चाहिए कि किस तरह से उसका बेनिफिट सबको मिल सकता है, और ऑब्वियसली और इंडिजिनियस राइट्स ऑल्सो। थर्ड, टूल्स एंड सोल्यूशंस की बात की गई है कि पॉलिसीज़ अच्छे से बनाओ, बिजनेसेस के लीगल पेरल्स देखो, इको फ्रेंडली चॉइसेस जो है वो अडॉप्ट करो, बायोसिक्योरिटी मेजर्स, रिमूवर ऑफ हार्मफुल इंसेंटिव्स। ये हार्मफुल इंसेंटिव्स में क्या आता है, आपकी सब्सिडीज़ आते हैं कि जिन चीज़ों पे आप सब्सिडी दे रहे हैं और वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो आने वाले समय में उन सब्सिडीज़ को ख़त्म करो। तभी फॉर एग्जांपल इंडिया में हम कोल पे सब्सिडी अगर दे रहे हैं या पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप जानते हैं कि उससे एमिशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इशारा है उन देशों की तरफ है जो फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडी देते हैं, कि उसको रोकेंगे तभी लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा पाएंगे। टेक्निकल कोऑपरेशन, शेयरिंग नॉलेज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जेंडर बेस्ड रिव्यू, तो ये सब टूल्स में बात की गई है इन टारगेट्स के। सो आई होप ये चीज़ें आप समझे होंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट है फाइनेंस का। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चल रहा है। आईटी टारगेट्स फेल होने का रीज़न
वन ऑफ द रीजन इज फाइनेंस एंड अनदर इज कि कोई स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं थे, लीगली बाइंडिंग नहीं था, उस पर कोई रिव्यू नहीं कर रहा था कि वो फ्रेमवर्क जो आईजी टारगेट्स हैं कोई कर रहा है काम उस पर या नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो चीज़ें यहाँ पे सही की गई हैं। तो अब 4 गोल्स जो नए फ्रेमवर्क में हैं जिनको 2050 तक आपको अचीव करना है, वो है कि एक्सटिंक्शन को रोकना है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को रिड्यूस कीजिए, जिस तरह से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो रही है, नेचर सर्विसेज, जो नेचर इतने सारे इकोसिस्टम सर्विसेज ह्यूमंस को देता है उसको इम्प्रूव करें, रिटेन करें, बट इन अ सस्टेनेबल वे। फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम यूज ऑफ जेनेरिक रिसोर्सेज, तो सबको इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई एक कंपनी जैसे है उसने बाकियों को बेनिफिट लेने से मना कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो गैप है अवेलेबल फाइनेंशियल और बाकी इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, उस गैप को कम करना है। तो यहाँ पे फिर अगेन कहीं ना कहीं फंडिंग और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे इशारा किया गया है। अब ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का फोकस यही रहेगा। देखिए, अब इनके जो गोल्स या टारगेट्स हैं ये नहीं कह रहे कि आप बायोडाइवर्सिटी को यूज़ ही मत करो, यूज़ किए बिना ह्यूमंस का सर्वाइवल, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि सस्टेनेबल तरीके से यूज करो और उससे होने वाले बेनिफिट्स को शेयर करो। और यहाँ पे इंडिजिनियस कम्युनिटीज पे, उनके राइट्स पे, दिस इज वन थिंग, सस्टेनेबल यूज। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनियस कम्युनिटीज जो हैं ट्रेडिशनली आज तक वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते आए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते आए हैं, उनको रिस्पेक्ट, उनके राइट्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट दी गई है कि उनके बिना कंजर्वेशन एफर्ट्स पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे भी यहाँ पे फोकस किया गया है, लेकिन अगेन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे फोकस किया गया है कि फिशरीज, फॉरेस्ट्री की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो इसको आप पॉइंट को लिख सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो नंबर 1 पॉइंट दे हैव फोकस्ड इज sustainable use of biodiversity, rights of indigenous communities. Third is sustainable use of agriculture. और इम्पॉर्टेंस क्या है इस बायोडाइवर्सिटी का, अगर हम इसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं तो जो लॉस हो रहा है स्पीशीज का उसको रोक पाएंगे, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके साथ हम इसको अलाइन कर पाएंगे। जैसे 13th गोल क्या है, क्लाइमेट एक्शन, 14th ऑन लाइफ बिलो वाटर, 15th लाइफ ऑन लैंड। तो उन चीज़ों को अलाइन किया गया है यहाँ पे। अब इतना बड़ा फैसला हमको क्यों लेना पड़ रहा है, इतना फोकस बायोडाइवर्सिटी पे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि 1 मिलियन स्पीशीज ऑलरेडी रिस्क में हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो सी व्हाट वी हैव डन टू नेचर, हम ह्यूमंस ने क्या किया है। एम्फीबियंस की 40% स्पीशीज थ्रेटेंड हैं, 33% रीफ की, 680 वर्टिब्रेट स्पीशीज जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूज स्पीशीज, 8 मिलियन एस्टिमेटेड जो नंबर है एनिमल और प्लांट स्पीशीज का अर्थ पे आप देख सकते हैं कि उनको एक्सटिंक्शन का डर है और बहुत हद तक एक्सटिंक्ट हो भी चुकी हैं। सो चैलेंज क्या है यहाँ पे, मेजर चैलेंज है कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसको प्रोटेक्ट हमको कैसे करना है। तो द मेजर चैलेंज टू प्रोटेक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द यूज ऑफ जीडीपी, क्योंकि अब कोई देश अपनी जीडीपी का क्या परसेंटेज इन्वायरमेंट की तरफ डेडिकेट करता है, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखें हमारा बहुत ज़्यादा जो पैसा है, जो जीडीपी का परसेंटेज है वो बहुत बाकी सेक्टर्स में बटा हुआ है, लेकिन इन्वायरमेंट पे उसका इतना फोकस नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि जीडीपी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जीडीपी अभी तक एक फॉल्टी एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स के तौर पे चल रहा है, जहाँ पे हमारे जो एसेट्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। किस एसेट की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, जो डिग्रेड होती जा रही है और किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। तो ये दिस इज द मेजर चैलेंज कि किस तरह से आप जीडीपी को यहाँ पे उसका एक मेजर पोर्शन, मेजर नहीं कह सकते बट एक इंक्रीज एनहांस्ड पोर्शन आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को देंगे। नाउ डाउन टू अर्थ का ये था, $200 बिलियन इंक्रीज इन फंड फ्लो टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर मैनेजिंग नेचर। तो इस तरह की न्यूज़ बहुत बार आती है बट ऑन ग्राउंड कभी बहुत खास पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो बार बार हम सीबीडी की बात कर रहे हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो अभी तक आप समझ ही चुके हैं ये कन्वेंशन क्यों है, कि हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना है। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, 196 नेशंस ने इसको रेटिफाई किया था, और आप देख सकते हैं सीबीडी का सेक्रेटेरिएट मॉन्ट्रियल कनाडा में है।
सो यस, दैट इज़ इट अबाउट इट। और इससे पहले ये नगोया प्रोटोकॉल था जिसमें आइची टारगेट्स इन्होंने सेटअप किए थे, बट अल्टीमेटली वो फेल हो चुके हैं, तभी उनका एक रिवाइज्ड टारगेट्स आप कह सकते हैं ये जीबीएफ के फॉर्म में आए हैं, क्योंकि आइची टारगेट्स हमने देखा कि अनसक्सेसफुल रहे। तो दैट इज़ इट। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कनेक्ट विद मी। बाकी आप यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं यूजिंग माय कोड वीरो यूपीएससी। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। आरएम बैच हमारा शुरू हुआ है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। 22 दिसंबर से हुआ है। आरएम बैच जो है टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप ईएमआई पे भी कोर्स ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं 1999 में। मिशन आईआरएमएस भी है जहाँ पे यूपीएससी गेट के एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। अगेन यू कैन यूज़ माय कोड वीरो यूपीएससी फॉर द सेम। और जिन लोगों को इंटरव्यू देना है वो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।